हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है इसका, है ना। तो देखिए, याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे एसपीडी कॉन्फ़िगरेशन, ये एबीसी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिंपल मतलब है कि एक एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो कौन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनको दर्शाने को ही, उन्हीं उस कॉन्फ़िगरेशन को ही, उस विन्यास को ही अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाइड्रोजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही तो होता है। तो बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होना चाहिए? तो हम सब जानते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले में आना चाहिए, मतलब 1s में आना चाहिए। यस। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पढ़ा था अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1s1, राइट। तो ये जो 1s1 आपने लिखा है दैट इज नथिंग बट एसपीडी कॉन्फ़िगरेशन। और आप अगर इसको ये बोलते हैं कि मेरे को इसको ऑर्बिटल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देन दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आप मेंशन कर दीजिए दिस इज 1s ऑर्बिटल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बोलो चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन बोलो, बोथ रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं आप लोगों से हीलियम के बारे में, तो हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होना चाहिए? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, ये ऊपर लिख दिया। तो आप इसको 1s2 बोलेंगे, 1s स्क्वायर नहीं बोलेंगे, याद रखना, मैथ्स नहीं है ये, केमिस्ट्री है। 1s2 बोलेंगे इसको, राइट। अच्छा, अब अगर अपन इसको चाहे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो डायग्राम के फॉर्म में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे लिख दीजिए ये 1s2 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1s2 ऊपर 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायग्राम से भी शो हो रहा है, राइट, ठीक है। अब देखिए, अपन लोग लिथियम के लिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, इन सब के लिए अपन लोग एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, राइट। देखिए, लिथियम इज, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहिए? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 1s के अंदर में। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1s2। जब ये पूरा भर जाए तो किस में आना चाहिए? उसको 2s में आना चाहिए। ऑर्डर पढ़ा है अपन लोगों ने ऑफ वो प्रिंसिपल। तो 1s के बाद 2s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास में? अब 2 तो यहाँ पे यूज हो गए, तो एक ही तो बचा, 1s2 2s1। कॉमा कहाँ पे लगाना है? कॉमा लगाना है जब आप शेल नंबर बदल रहे हो, 1s के बाद 2s, तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, तो शेल बदलाना है यहाँ पर, तो कॉमा लगाना है आप लोग को यहाँ पर, राइट, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करोगे? इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देखो ये हो गया 1s और ये वाला हो गया 2s। अरे ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो मैं बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए बनाऊंगा, सबके लिए नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जहां पे आपको सबसे जल्दी कोई चीज़ याद रह सकेगी, तो वो यही रह सकेगी, वो इन्हीं को अपन को याद रखना है। ये तो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इट इज़ द इनिशियल फेज, शुरुआती फेज है, इसलिए अपन को ये सब डायग्राम भी बनाने हैं, राइट। अब इधर देखिए, बेरिलियम 4 है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर फिल हो गए और अगले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 1s2 2s2, ऐसा ही तो होना चाहिए, राइट। ऑर्बिटल डायग्राम में देखोगे तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा सॉरी 1s, और ये हो जाएगा 2s, राइट। अब इधर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 4 तो हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? 2s में, तो इससे ज्यादा आ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 2s के बाद 2p में फिलिंग होती है, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि 2s और 2p दोनों सेम शेल से ही जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो, देखो बना के बता देता हूँ। ये हो गया 1s, ये बन जाएगा 2s के लिए, और इधर ये बन जाएगा 2p के लिए,
1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p 1, ये हो जाएगा बोरोन का। क्लियर है? चलिए इधर देखिए 1s2 2s2 और मेरे को लगता है अब यहाँ पे 2p2 लिख देना चाहिए। क्लियर है क्या? तो आप एक चीज देखो, जो एक बार ऊपर फिलिंग होके आ गई है वो बस बार बार रिपीट होती जा रही है, राइट ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा बेसिक तरीके से ही होती है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले कहाँ भरे? 1s में भरो। s में कितने आ सकते हैं? 2 हो गया, बच गए कितने? 5। 1s के बाद किस पे जाना? 2s पे जाना है। 2s में कितने आ सकते हैं? 2। अब कितने बचे? 2 और 2 4 तो फिल हो गए, तो 3 ही बचे। 3 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p3। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ये देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। p में कितने आ सकते हैं? p में 6 तक आ सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इधर आप देखो, और यहाँ पे अपन बात करते हैं नियॉन की। एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10 तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 10 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। बताइए बात समझ में आया या नहीं आया? और आप सब जानते हैं नियॉन इज ए इनर्ट गैस, नियॉन एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये तो आप जानते हो ना। हीलियम भी आ गया, हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ये तो अपन जानते ही है ना, राइट? तो देखो आजकल एग्जामिनर आजकल एक नए तरीके से और चीज़ें पूछी जाने लगी हैं, वो क्या है वो एक बार आप देखो। नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाने लगा है वो एक बार आप देखो। इस तरह से लिखा जाने लगा है इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। देखिए जरा, नाइट्रोजन का ओरिजिनली कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ये था 1s2 2s2 2p3, लेकिन इस तरह से भी लिखा जा सकता है हीलियम फिर 2s2 2p3। तो इसको ऐसे बोलो, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद 2s2 2p3। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2। तो देखिए बस इस 1s2 की जगह पर ही तो हीलियम रखा है ना। आ रहा है बात समझ में, राइट? ऑर्बिटल डायग्राम आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल डायग्राम को हम यहीं छोड़ते हैं। हमारा जो मेजर डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस sp-d कॉन्फ़िगरेशन से ही होगा। मैक्सिमम डिस्कशन एग्जाम में भी इन्हीं पे ज़्यादा यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए अब अपन लोग आगे डिस्कशन करेंगे एटॉमिक नंबर 11 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे, सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। राइट? अब देखो 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल किए जाएंगे। 2p जब फिल हो जाता है तो फिर किस में आना होता है? 3s1। इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 3s1। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, ताकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके और हमें चीजें समझ में आए। लेकिन याद रखना किसी के भी करस्पॉन्डिंग नहीं लिखते हैं, हमेशा नोबल गैस के करस्पॉन्डिंग्स इनर्ट गैस के करस्पॉन्डिंग्स में लिखते हैं, राइट? इससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस कौन सा है? तुम बोल दोगे, बोले सर इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, है ना, हीलियम 2s2 2p6 3s1। गलत है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन बनाए गए हैं तो सोडियम से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आता है वो देखो आप, तो जस्ट पहले नियॉन आता है, हीलियम नहीं आता है। तो ये गलत है, ये सही है। क्लियर? चलिए इधर आइए, यहां पर क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s तो फिल हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो अगले में देखना जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3s जब फिल हो जाता है तो 3p, चेक योर ऑफ बो रूल, राइट? आगे देखो, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे नियॉन
3s2 3p2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियॉन 3s2 3p3, यहाँ पे होना चाहिए नियॉन 3s2 3p4, यहाँ पे होना चाहिए नियॉन 3s2 3p5, यहाँ पे होना चाहिए नियॉन 3s2 3p6, सॉरी, राइट। और ऑर्गन भी कैसा है, नोबल गैस है। तो आप देखो, अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ या मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर होना तो कुछ ऐसा चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 3p6, 3p तो पूरा भर गया, 3p के बाद किस में जाते हैं, ऑफ वाव पे चेक करिए, वीडियो को एक बार रोक सकते हैं, ऑफ वाव को चेक कीजिए और बताइए 3p के बाद किस में आना चाहिए, 3d में नहीं आना चाहिए, 4s में आना चाहिए। ये हो गया 4s 1, एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। आपको कंफ्यूजन हो जाए तो काउंट कर लिया करो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकता हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जा सकता है ऑर्गन 4s। ऑर्गन मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है ना, और उसके आगे जो है वो अपन ने लिख दिया। तो यहां पर भी क्या हो सकता है, यहां पर भी ऐसा बनाया जा सकता है क्या, ऑर्गन 4s। क्लियर है, 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग 21 से 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, 21 से 30 तक। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म फॉलो नहीं करेंगे, है ना, हालांकि शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म फॉलो नहीं करेंगे कि ताकि अपन लोगों को पूरी चीज़ें एक बार सब कुछ बार बार रिवाइज करना है। और आप लोग जब अपने घर पे प्रैक्टिस करें तो आप लोग भी लॉन्ग फॉर्म ही प्रैक्टिस करें, नोबल गैसेस की टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें। 21 होता है स्कैंडियम का, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो 1s2, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3p के बाद में 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s और 4s के बाद में 3d। ऐसा ही तो फिल करना था, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने ये, राइट। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं लिख के आप लोग इसको लिख दीजिए, ऐसा नहीं लिख के इसको आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप लोग लिख दीजिए कुछ इस तरह से 3p6 3d1 4s। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखना है? तो देखो ऐसा लिखने की वजह बताता हूं, सिंपल। पहला जो लिखने का तरीका है वो क्या है, सेम शेल वालों को, जितने भी सेम शेल में सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको एक साथ लिखना है। तो 3s 3p और 3d इन सबको एक साथ लिख दिया। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका जो 100% केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो क्या है, वो देखिए एक बार। देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल तो आप लोगों ने सीख लिए थे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का क्या रूल है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का रूल भी तो होना चाहिए ना। तो बाहर निकालने का रूल ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। अब आपके अकॉर्डिंग अगर आप ये लिखते हो तो आउटर मोस्ट में कौन सा प्रेजेंट है, आपको तो यही दिखेगा। उस समय रूल याद नहीं आता, बस हम तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इसमें से निकाल दो, दो निकालने एक और इसमें से निकाल दो, तीन निकालने तो इसमें से भी दो निकाल दो, यही तो कहते हैं हम लोग। तो लेकिन याद रखना है इस बात को कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। तो क्या थर्ड शेल आउटर मोस्ट है क्या, या फोर्थ शेल आउटर मोस्ट है?
फोर्थ शेल आउटर मोस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन किससे जाना चाहिए, फोर्थ शेल से। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा लिखा ही इस तरह से जाए कि आउटर मोस्ट शेल बाहर आ जाए। तो आउटर मोस्ट शेल को बाहर आने के लिए सारे इनर शेल्स को तो एक साथ रखना पड़ेगा ना। आ रहा है बात समझ में? यू आर करेक्ट एट योर प्लेस कि ये ऑफ-वो प्रिंसिपल को फॉलो करके आप लोगों ने लिखा है, लेकिन ऑफ-वो प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोगों को अपकमिंग चैलेंजेस भी ध्यान रखने हैं कि हमें आगे क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपन लोग हमेशा इसको याद भी ऐसे ही रखेंगे, फिलिंग चाहे ऐसे कर ले, लेकिन हमेशा याद किस तरह से रखा जाएगा, याद इसी तरह से रखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। क्लियर है? फिलिंग चाहे आप ऐसे करें लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, राइट? ठीक, तो इसको अपन बिल्कुल सही करके लिख देते हैं 3s2 3p6 3d1 4s2। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और जब 4s फिल हो जाता है तब अपन आते हैं 3d में और यहाँ पे आ जाना चाहिए 3d2। क्लियर? सिमिलरली अब बोले अब तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया, अब तो हमें समझ में आ गया क्या करना है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, यही तो करना चाहिए। इधर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, यही करना चाहिए। अगला देखिए 1s2 2s2, अभी इसमें कुछ करेक्शंस होने बाकी हैं, तो एक बार आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा है, तो एक बार अपन लोग उसको चेक कर लेंगे, राइट? मैं एक बार इनका पूरा लिख देता हूँ। तो देखो अब यहाँ तक का पार्ट एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 3d6 4s2। कोबाल्ट के लिए करोगे तो यहाँ तक का पार्ट एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 3d7 4s2। कितना आसान है, ये तो फटाफट फटाफट होता जा रहा है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 3d9 4s2, और यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 3d10 4s। लगभग जगहों पर, लगभग जितने भी आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं उनमें आप लगभग स्टेट्स पर, लगभग कॉन्सेप्ट में आप लोग सही हैं, लेकिन एक दो जगह अपन से गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी मतलब हमने गलत नहीं किया है। केमिस्ट्री में एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन, जिसे बोलते हैं अपवाद। तो यहां पर कुछ अपवाद है और वो ये है, पहला और दूसरा, ये दो अपवाद है। और दो अपवाद कैसे हैं वो देख लो एक बार। क्या होगा, होना तो यही चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन हो क्या रहा है 3d4 4s2 नहीं हो रहा है, यहां पर हो जाता है 3d5 4s1। सिमिलरली यहां पर होना तो 3d9 4s2 ही चाहिए, लेकिन ये बन क्या रहा है 3d10 4s1। तो मतलब ये करेक्ट है। ये जो है इनको ऐसे ही याद रखना है, इनमें गड़बड़ नहीं करनी है कि आप 3d10 3d, ये जो लिखे हुए अभी सामने ये करेक्ट है, बाकी तो सारे सही है। केवल जो दो जगह एक्सेप्शन है वो है क्रोमियम में और कॉपर में, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, इन्हीं में दो जगह गड़बड़ है, इन्हीं में दो जगह जो है वो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है वो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर लिख दिया। बट क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ एक्सेप्शन होती है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। कोई आपकी फैमिली में बहुत गुस्से वाला होता है, कोई आपकी फैमिली में बहुत फनी होता है ना, तो उसका रीजन क्या है, देयर मस्ट बी सम रीजन। जो गुस्सा करता है उसने देखा होगा कि बचपन से ही उसके आसपास में सब लोग ऐसे ही गुस्सा करने वाले होंगे, तो उसने वही चीज़ सीख ली। कुछ लोग ज़्यादा फनी होंगे उसके आसपास में, तो वो फनी कैरेक्टर बन गया ऐसा, राइट? तो इस तरह से इनका भी तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए ना। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर, क्या है वो अब अपन लोग देखते हैं, वो अपन लोग डिस्कस। एक सिंपल बोलता हूँ, अब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लगभग याद होने लगे हैं, है ना? इसका पहले मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। एक्सेप्शन है ना, ये तो क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन।
तो इसका रीजन क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर चेंजेस। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेबिलिटी कैसे, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी कैसे बताते हो आप, है ना? तो देखो भाई क्या रीजन है एक्सेप्शन बनाने का? रीजन क्या है एक्सेप्शन बनाने का? रीजन है कि ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, और जो पहले आपने लिखे थे ना यहाँ पे 3d4 4s2 या 3d9 4s2, वो कम स्टेबल होते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है, हाउ टू स्टेबलाइज, ये आपको पता कैसे चला कि ये स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी उसमें कम होगी? तो स्टेबिलिटी पता करने के लिए अपने पास में दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट सिमेट्री और सेकंड एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री का मतलब होता है सममितता और एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है विनिमय ऊर्जा। ये दो फैक्टर्स पे हमने चेक करके बोला कि किस कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब ये तो दोनों सही है ना, लेकिन हमने क्या लिखा था? हमने ये लिखा था 3d4 4s2 और इधर क्या लिखा था? ऑर्गन 3d9 4s2, यही तो लिखा था। तो अब ये गलत है। तो कैसे पता चला ये गलत है, ये सही है, या फिर ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है? यही तो मतलब हुआ ना अब तो केमिस्ट्री के हिसाब से। तो केमिस्ट्री के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे जानी जाती है, राइट? अब देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है सममितता, है ना? और हम सब जानते हैं, एक लाइन याद रखना, ये बहुत कॉमन सी बात है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्री हमेशा और हमेशा स्थायित्व को बढ़ाती है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सिमेट्री हमेशा और हमेशा स्थायित्व को बढ़ाती है। तो देखो कैसे, अब जैसे आप मान लो इस सिमेट्री से हमें एक लाइन पता चलेगी, देखना मैं बना रहा हूं यहां पर, इस केस में बनाता हूं। देखो मैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बना रहा हूं, केवल 3D बना रहा हूं। इधर ऑर्गन है 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे आपने बना दिया 4s, राइट? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और इधर में 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो था ना? ये लेस स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? इससे ज्यादा स्टेबल है ये वाला। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इधर हो जाएगा 4s, राइट? अब देखो, अब यहां पे 3d5 बनाए तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखो बताओ, देखो 4s को हटा देते हैं, फिलहाल 3d की बात करते हैं। 3d की एनर्जी जो है, आप देखो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है कि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। क्यों? सब हाफ फिल्ड है, यहां पे सारे हाफ फिल्ड है, कुछ हाफ फिल्ड है, कुछ एम्प्टी है, यस और नो? लेकिन यहाँ पे तो एक जैसी सिमेट्री है ना, राइट? तो यहाँ पर जहाँ पर सिमेट्री जो मिलेगी हमको, वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट? थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम डाइजेस्ट होने वाली बात है, लेकिन हाँ ये रूल है कि जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो बोले पहले ये भी तो फुलफिल्ड था, अब आपने हाफ फिल्ड कर दिया इसको। तो ऐसे स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो याद रखना, एक रूल बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को सिमेट्री से ही सीखना है। वो ये है, half filled and full filled atomic orbitals are more stable. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है? मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कम स्टेबल होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, तो अब आप जानते हो नाइट्रोजन मतलब 1s2 2s2 2p3
ऑक्सीजन मतलब 1s2 2s2 2p4, यही तो होगा। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8। अब जरा चेक करना, ये तो देखो दोनों में सेम है, तो इसको तो कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करना है इसको। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, इसमें कुछ फुल फिल्ड है कुछ हाफ फिल्ड है, लेकिन इसमें सारे के सारे हाफ फिल्ड है। विच वन इज मोर स्टेबल? नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। कंपेयर कर सकते हैं, राइट? अब लेकिन पॉइंट ये है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में से fulfilled atomic orbitals are more stable than half-filled atomic orbitals. क्लियर? मतलब D5 और D10 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? D10 ज़्यादा स्टेबल होगा। P3 और P6 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? P6 ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? फुलफिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही F14 ज़्यादा स्टेबल होगा या F7 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली फुलफिल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहां पे S फुलफिल्ड था, यहां पर S फुलफिल्ड था, यहां पर D हाफ फिल्ड हो गया है। अभी अभी पढ़ गया है, फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड कम स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ये कम स्टेबल होना चाहिए था, बट फिर भी यही बनता तो यही है। ऐसा क्यों है? तो आप देखो, चाहे फुलफिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, कोई सा भी केस हो, ऑर्डर ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, कोई सा भी केस हो, ऑर्डर ऑफ, इसको ऐसा लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या ऑर्डर है? तो ये ऑर्डर होता है ये याद रखना पड़ेगा बच्चों अपन को। मतलब चाहे इसको इस तरह से देखा जा सकता है बच्चों, S और P में कंपेयर करोगे तो चाहे S का फुलफिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको ऐसा समझ लो, S2 फुलफिल्ड है ना, और P3, बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो डेफिनेटली P। आपको यहाँ पे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड से कंपैरिजन नहीं करना, आपको तो बस ये देखना है S और P में से ज्यादा स्टेबल कौन है? P ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ जरा S और D में से ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली D होना चाहिए, दैट इज वाई हम लोग ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सिमेट्री में हमने सीखा कि सिमेट्री हमेशा सिमेट्रिसिटी जो है या सममितता जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी लाती है। स्टेबिलिटी का क्या रूल है? स्टेबिलिटी का पहला रूल है कि हाफ फिल फुलफिल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल फुलफिल में से ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फुलफिल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर मैं कहूँ S और P में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, P और D में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, हाफ फिल्ड फुलफिल्ड, ऐसा अलग अलग कंफ्यूजन करूँ तो याद रखना है कोई सा भी केस बना दो, हमेशा S सबसे कम स्टेबल, चाहे फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड। किसके कंपेरिजन में? P D F के कंपेरिजन में। P हाफ फिल्ड हो या फुलफिल्ड, इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? D हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड। याद रखना है इस बात को, राइट? तो इससे अपन को समझ में आ गया। लेकिन देखो अब ओरिजिनल केमिस्ट्री जो है वो कहां से आती है, तो अब अपन इसको हटा रहे हैं और अब ओरिजिनल केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि ये क्यों फेल किया और इसको क्यों पास किया, राइट? चलिए तो देखिए, नेक्स्ट जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखो
इसको कैसे पढ़ा जाए। देखो देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या कहती है, बड़ा सिंपल काम है। जैसे आप तो ये देखो क्रोमियम की बात करते हैं 24, हम तो यही मान लेते हैं कि क्रोमियम का यही होता है ना, एक बार 3d4 4s1 यही मान लेता हूं मैं तो कि ये सही है, मेरा वाला गलत नहीं है, सॉरी 3d4 4s2 ये सही है बिल्कुल। अब सही है तो प्रूव करते हैं एक बार। अब देखो अपन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये 4s यहाँ पे बना के रख देते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको रहने दो। अब ये जो 3d4 है तो अब जरा चेक करना है 3d4 के अंदर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो इसमें तो कोई फिलिंग हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि 3d4 डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 4, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। अब देखो जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, हम सब जानते हैं कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं, सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले होते हैं ना। तो अब देखो जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है। श्योर भाई, चारों की एनर्जी सेम है, चारों में से किसी में भी आ सकता है। तो इसका मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, मान लो एक बार कि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, अब वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, जा तो सकता है ना, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन कोई भी काम फ्री में नहीं होता है। अगर ये यहां से यहां मूव करेगा तो कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, हाँ या ना। मतलब मुझे अगर यहां से थोड़ा आगे आना है तो देन आई नीड टू वॉक, मुझे चलना पड़ेगा। यस, मुझे खाना खाना है तो मेरे को अपने मसल्स की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मेरे को अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ना, मेरे को अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके उसको रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी मेरे पास कम बचेगी, यही तो होगा। तो इससे कितने तरीकों से, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने तरीकों से इनमें फिल हो सकता है, तो 4 तरीकों से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तरीकों से, 4 तरीकों से अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, राइट। आगे देखो, अब जब पहला इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है ना, राइट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गया, अब सेकंड की बात करो, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है। अगर यहां पे आ गया तो यहां से निकलने के लिए इधर और यहां से निकलने के लिए इधर, तो टोटल मिला के 3 तरीके हैं ना, जिससे यहां पे आएगा तो एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, यहां पर भी आएगा तो और यहां पर भी आएगा, तो टोटल मिला के इतना ही तो होगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आ गया, चलो इसको अपन को कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको आप बनाओ चाहे ना बनाओ, आगे कोई बात नहीं है। इधर देखो 2 3 4 5, पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए या फिर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, राइट। कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, राइट। अच्छा चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, सर यहाँ पे तो आ ही गया ना, तो एक काम करते हैं इसको सिंपल बना लेते हैं ताकि आपको तरीके समझ में आए, है ना। चलो भाई मैं बोलता हूँ कि एक बार पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल वे में समझ लो, क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए इसको एक सिंपल वे में समझ लेते हैं। ऑर्गन 3d4 4s2 दैट इज क्रोमियम, और हम लोग अब यहाँ पर (4s2) मैं बस यहाँ पे 4s2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, यहाँ पर, सिंपल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये इसमें तो कोई नहीं आ सकता, छोड़ दो, लेकिन इन सब की एनर्जी कैसी है, सेम है, तो ये यहाँ से निकल के कहाँ जा सकता है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकता है, राइट। यहाँ पे रहना चाहिए लेकिन इन सब में भी तो जा सकता है ना, हाँ या ना। तो जब जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मिला के इसके पास 3 तरीके हैं जिससे ये अपने एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो देखिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी इज डिफाइंड एज द रिलीज्ड एनर्जी,
exchange energy is defined as the released energy when electron jumps from one energy level to one orbital to other having same energy. एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है सेम एनर्जी लेवल्स के लिए, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। देखिए एक्सचेंज एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? रिलीज एनर्जी होती है। कब होती है रिलीज? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिटल से दूसरे में। और ये सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं? सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं। चाहे सेम एनर्जी लेवल बोलो या डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलो, बात एक ही है। एनसीईआरटी में डीजेनरेट लिखा हुआ है, हिंदी में इसको बोलते हैं संभ्रांश। संभ्रांश बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो यहां पे आना चाहिए, लेकिन वो इधर 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 तीन तरीकों से मूव कर सकता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसमें तो आ ही नहीं सकता, ये आ गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम तो है ना, तो इधर और इधर भी मूव कर सकता है। तो यहां पर कितने तरीके हो गए? दो तरीके हो गए। थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करो, थर्ड इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करोगे यहां पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें तो कोई आ ही नहीं सकता। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इधर भी तो मूव कर सकता है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कितने तरीके हो गए? एक तरीका और हो गया। आप बोलोगे फोर्थ, तो फोर्थ यहीं रहेगा, वो इधर उधर कहीं पर भी नहीं जा सकता। टोटल मिला के कितने तरीके हुए? 6 वेज हुए, राइट। अब देखो ये कौन सी एनर्जी है? रिलीज एनर्जी है, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो अपन सब जानते हैं जब एनर्जी बाहर निकलती है तो किसी भी एटम के पास एनर्जी ज़्यादा बचेगी या कम? डेफिनेटली कम, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस पे जंप करने के लिए जो एनर्जी लगी है, तो एनर्जी तो बाहर चली गई, तो हमारे पास या एटम के पास या एलिमेंट के पास एनर्जी कम बची। एनर्जी कम होती है तो याद रखना स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, हायर द स्टेबिलिटी। जब कुछ काम करने के लिए एनर्जी आगे बचेगी नहीं तो एकदम स्टेबल ही तो रहोगे, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, किसी से रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये तो अपन ने देख लिया भाई, ये होना चाहिए था। अब एक काम करते हैं, जो एक्सेप्शन से बन के आया है अपन उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। एक्सेप्शन से जो बन के आया है एक बार उसे चेक कर लेते हैं, ताकि अपन को समझ में आए कि भाई यहाँ तो 6 तरीकों से एनर्जी रिलीज की जा सकती है, एक्सेप्शन वाले में क्या किया जा सकता है। तो देखो एक्सेप्शन वाले के हिसाब से तो 3d5 4s1 होना चाहिए। तो देखो जरा, याद रखना 3d5 में ही है जो भी कुछ है, 4s1 का कोई रोल नहीं है एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ से निकल के इधर इधर इधर, और इसमें भी तो जा सकता है, 3d5 है तो 5 d ऑर्बिटल यूज होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने तरीकों से एनर्जी रिलीज की जाएगी? 5 तरीकों से। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहला इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से मूवमेंट कर सकता है? 3 तरीके से सेम एनर्जी लेवल्स पे मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 वेज। सही है क्या? ये तो सही, ये तो गलत लिखा है, और यहां पे इसको लिखो 4 तरीकों से। 4 तरीकों से तो मूवमेंट कर सकता है ना, आई थिंक सही है। थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करो, थर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहला इलेक्ट्रॉन आ चुका है, दूसरा आ चुका है, तीसरा यहां पे तो आ चुका है, लेकिन इधर और इधर भी तो मूव कर सकता है ना, राइट। इधर देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आएगा और कितने मूवमेंट कर सकता है, कितने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में मूव करके एनर्जी रिलीज कर सकता है।
ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर भी तो मूव कर सकता है ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक तरीका हुआ जिससे ये अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। कितने तरीके हुए टोटल, जोड़ लेना एक बार, 10 तरीके हो गए। मतलब 10 बार इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जिनकी एनर्जी सेम है, और हर बार क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी लेवल फाइनली क्या बचेगा, कम बचेगा, कम एनर्जी बचेगी। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्रोमियम के पास क्या होगा, एनर्जी कम बचेगी, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब याद कीजिए अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो स्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो फाइनली अभी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इस बात से, राइट। सिमिलरली हम कॉपर के लिए भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपर के केस में यहाँ पर अभी जैसे हमारे पास 10 तरीके हैं, वैसे 20 तरीके हो जाएंगे। 20 तरीकों से वो एनर्जी क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। दिस कंप्लीट्स टुडेज डिस्कशन, और आई थिंक आप लोग को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, है ना। एंड दिस ऑल्सो कंप्लीट्स योर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जितनी भी डीपीपी आपको दे रखी है वो सारी डीपीपी आप लोग सॉल्व करिए, और ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आई होप आप लोग को इसमें हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं तो आप लोग ये वीडियोस वापस देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो आप लोग अपने डाउट्स जो है उन वीडियोस को देख के कंप्लीट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।